नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले 3 वीडियो इसी टॉपिक पर आए थे जिसमें हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन देखे थे। मतलब कि इस वाले वीडियो के साथ टोटल क्वेश्चन हो गया 200। तो ये जितने भी 200 क्वेश्चन मैंने लिए हैं चारों वीडियो में, तो ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मौर्य वंश का इतिहास नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग मौर्य वंश का इतिहास पढ़िए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जो है मौर्य वंश का पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ मैंने पहला प्रश्न लिया है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखा है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी होती थी? तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उसका प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो उसने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया है। तो ये भी पूछा जाता है शीर्षस्थ अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा उनको महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी होती थी? तो इनकी संख्या बताई गई है टोटल 18। ध्यान रखना, 18 तीर्थ बताया गया है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ कौन होता था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ कौन होता था ये आप लोगों को बताना है। मतलब टोटल जो 18 तीर्थ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता था? तो ये होता था आपका मंत्री और पुरोहित। 2 होते थे, एक तो मंत्री हो गया, दूसरा होता था पुरोहित। मंत्री को हम लोग प्रधानमंत्री बोल सकते हैं जो अपने चाणक्य थे, और पुरोहित मतलब जो राज्य का एक प्रकार से धर्म विभाग का देखरेख करने वाला। तो ये दोनों जो हैं सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे और इनको 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन 48,000 पर्ण वार्षिक किन अधिकारियों को प्राप्त होता था? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन कितना मिलता था? 48,000 ये वार्षिक होता था। तो किन अधिकारियों को 48,000 वेतन मिलता था? तो 48,000 वेतन पाने वाले 3 अधिकारी हुआ करते थे। सबसे पहले तो पुरोहित होता था, इसको 48,000 वेतन मिलता था। दूसरा होता था मंत्री और तीसरा होता था सेनापति। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्री या फिर अधिकारी होते थे और इनको जो है 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। ध्यान रखना है ये वार्षिक होता था। 48,000 पर्ण जो है उस समय की मुद्रा को बोला जाता था। तो 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था पुरोहित को, सेनापति को और मंत्री को। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो जो राजस्व विभाग मतलब जो कर, भू राजस्व, इन सब का देखरेख करता था, तो इसको बोला जाता था समाहर्ता। क्या कहते थे? समाहर्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे समाहर्ता। ये राजस्व विभाग मतलब जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, आय का संग्रहण करना, इसकी जिम्मेदारी होती थी किसकी? समाहर्ता। और इसको वेतन कितना मिलता था? 24,000 पर्ण। 24,000 पर्ण वार्षिक। बाकी इससे जो ऊपर वाले होते थे पुरोहित, मंत्री, सेनापति, उनको 48,000 पर्ण वार्षिक होता था। अगला क्वेश्चन है 5वां, सन्निधाता किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? सन्निधाता, देखिए मौर्यकालीन जो अधिकारी हैं ना उनके नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन्निधाता किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? ये होता था कोषाध्यक्ष। जो मतलब मौर्यों का जो खजाना होता था ना उसकी देखरेख करने वाला ये होता था कोषाध्यक्ष। मौर्यों के कोष का रक्षक कोषाध्यक्ष, उसका प्रमुख अधिकारी, खजांची। तो इसको भी जो है 24,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। 24,000 पर्ण। तो समाहर्ता और सन्निधाता दोनों को 24,000 वार्षिक पर्ण मिलता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों के रक्षकों का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? सीमावर्ती दुर्ग मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे कि आज के समय में कौन है हमारे भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी? बीएसएफ। बीएसएफ का काम है बॉर्डर पर सिक्योरिटी करना।
तो उस समय भी होती थी बीएसएफ, मतलब सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक। तो उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था अंतपाल। क्या बोलते थे? अंतपाल। अंत मतलब सीमा का अंतिम स्थान, उसकी रक्षा करने वाला अंतपाल। ये सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक का प्रधान अधिकारी होता था। मौर्य काल में सामान्य, ये क्या पूछ दिया मैंने, कुछ तो मिस्टेक हुआ, 1 मिनट। अच्छा ये ना, 1 मिनट, अच्छा ये कुछ तो ये हो गया है थोड़ा सा। तो मौर्य काल में सामान्य अधिकारियों का वेतन कितना होता था, ये आप लोगों को बताना है। मौर्य काल में सामान्य अधिकारियों का वेतन कितना होता था? तो सामान्यतः अधिकारियों का वेतन होता था 12,000। जो सामान्य अधिकारी होते थे, इनके ऊपर जो होते थे उनको 24,000 पण मिलता था, और उनके ऊपर जो होते थे 48,000 पण मिलता था। वो जो है उच्च अधिकारी होते थे, 48,000 वाले, 24,000 वाले, और जो 12,000 वाले हैं ये थोड़े से सामान्य अधिकारी होते थे। तो ये 12,000 इनको जो है मिलता था पण याद रखेंगे, ये वार्षिक होता था। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो 4 प्रांत थे, वहीं अशोक के समय पे 5 प्रांत थे। कौन कौन से थे ये प्रांत? सबसे पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तीसरा था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चौथा था प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये जो 4 प्रांत हैं ये चंद्रगुप्त के समय थे। बाद में फिर अशोक ने कलिंग को जीत करके 5वां प्रांत बना दिया। तो टोटल जो है 5 प्रांत थे अशोक के समय, चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों की सेना के रखरखाव हेतु 6 समितियों का गठन किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यह किसका कथन है? तो ये कौन बोलता है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी। तो इसके अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार, जो मौर्यों की सेना थी उसके रखरखाव कुछ समितियों के माध्यम से होती थी। टोटल कितनी समितियां थी? तो 6 समितियां। ये 6 समितियां मिलकर के सेना का रखरखाव करती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मतलब टोटल कितने लोग हो गए? 30 लोग। तो 30 लोगों की 6 समिति, प्रत्येक समिति में 5 लोग होते थे, 5 सदस्य। किसके द्वारा कहा गया है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी। अगला क्वेश्चन है, धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन का संबंध किस विभाग से था? धर्मस्थीय और कंटक शोधन, तो ये न्याय विभाग से संबंधित थे। ये न्यायालय थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महामात्याप सर्प नामक अमात्य के अधीन कौन सा विभाग कार्य करता था? इस समय जो है ना, मंत्री को अमात्य भी बोला जाता था। तो महामात्याप सर्प नामक अमात्य या फिर मंत्री के अधीन कौन सा विभाग कार्य करता था? तो इसके अधीन जो है गुप्तचर विभाग काम करता था। जैसे आज के समय में हमारे यहाँ होता है ना रॉ, आईबी, तो उस समय भी होता था गुप्तचर जासूस विभाग। तो उसका जो प्रधान होता था महामात्याप सर्प कहलाता था, गुप्तचर विभाग का हेड। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष लिखा है, गुण पुरुष। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुण पुरुष कौन होते थे, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को क्या कहते थे? गुण पुरुष, जो पूरे राज्य में घूम घूम करके सूचनाएं इकट्ठी करते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में वे गुप्तचर क्या कहलाते थे जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे? तो देखिए, मौर्य काल में ना जो गुप्तचर होते थे ना, वो 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे, जिनको बोला जाता था संस्था। तो इसका आंसर ये होगा, संस्था, एक ही स्थान पर रह करके कार्य करते थे। और दूसरे होते थे जो घूम घूम कर काम करते थे, उनको कहा जाता था संचार। मतलब जो संचार वाले गुप्तचर है, मतलब गुण पुरुष, वो लोग पूरे देश में घूम घूम करके सूचनाएं एकत्र करते थे। और जो संस्था वाले जो गुण पुरुष होते थे, एक ही स्थान पर रह करके उसका विश्लेषण करते रहे होंगे, जो भी सूचनाएं उनको मिलती रही होगी उसको विश्लेषण करते रहे होंगे। तो ये संस्था और संचार, तो संस्था एक ही स्थान पर रहते थे, संचार घूम घूम के काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अर्थशास्त्र में पुलिस का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो उस समय पुलिस भी होती थी शांति व्यवस्था
बनाए रखने के लिए। तो पुलिस को अर्थशास्त्र में रक्षिन कहा गया है। क्या कहा गया है? रक्षिन, मतलब रक्षा करने वाला। अगला क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार अशोक के समय महारक्षित नामक बौद्ध भिक्षु को किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महारक्षित नाम का एक बौद्ध भिक्षु था जिसको सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा गया था? यवन देश में भेजा गया था, मतलब यूनान भेजा गया था इसको, यूनान या फिर याद रखना यवन। तो वहाँ भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के समय ना जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे धर्म प्रचारकों को यहाँ वहाँ भेजा गया था। उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, नंदू के विरुद्ध, नंदू ये नंद है, माफ़ी चाहूँगा। तो नंदों के विरुद्ध सहायता की याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था। यह किसका कथन है? तो कोई इतिहासकार है जिसने ऐसा लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासक घनानंद के विरुद्ध सहायता की याचना लेकर पंजाब में सिकंदर से मिला था। ये कौन बोलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो जस्टिन, जो कि एक यूनानी इतिहासकार था, तो वो ऐसा बोलता है कि जो चंद्रगुप्त है वो सिकंदर से मिला था घनानंद के खिलाफ सहायता की याचना लेकर के। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण, ये नहीं होना चाहिए, जहाज निर्माण एक मिनट, अच्छा ये ना अथवा होना था, या मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण या नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो ये अर्थशास्त्र इंडिका से ये मिलता है। इंडिका जो मेगस्थनीज ने लिखा था। तो मेगस्थनीज के अनुसार भारत में मौर्यों के समय में जहाज निर्माण ये सब चीज़ें भी हुआ करता था। तो इससे पता चलता है कि मौर्यों के पास नेवी भी रही होगी। अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार ने मेगस्थनीज के विवरण को पूर्णतः अविश्वसनीय माना है? तो ये स्ट्रैबो है। हालांकि स्ट्रैबो खुद ने मेगस्थनीज का जो पुस्तक है उसको पढ़ करके अपने ग्रंथ में मेगस्थनीज की इंडिका के उदाहरण दिए हैं कि मेगस्थनीज ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। लेकिन स्ट्रैबो जो है मेगस्थनीज द्वारा जो भी भारत के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं उसको अविश्वसनीय मानता है, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता इस टाइप से। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? तो कौन था ये? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वही जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये जो है सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था। अच्छा, मैंने तो बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर 4 प्रांत थे, सौराष्ट्र प्रांत का मैंने नाम नहीं बताया। तो ये उप प्रांत हो सकता है जहाँ इसको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों से कितने वर्षों का इतिहास ज्ञात होता है? तो अशोक के अभिलेखों से उसके समय के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन जो अभिलेख है ना वो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर साल जारी करता था। तो कितने वर्षों का इतिहास हमको जानने को मिलता है? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से लेकर के 21वें वर्ष तक का इतिहास इसमें जानने को मिलता है। मतलब उसने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कोई अभिलेख खुदवाया होगा और अंतिम 21वें वर्ष में। तो इस बीच की चीज़ें हमको जानने को मिलती है। हाँ, उसके पहले जो घटित हुई थी, मतलब उसके पिता के समय, उसके दादा के समय, तो उस चीज़ का उल्लेख उसने किया होगा। लेकिन 21वें वर्ष के बाद का इतिहास हमको दूसरे स्रोतों से पता चलता है। तो 8वें वर्ष से लेकर के 21वें वर्ष तक का इतिहास अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में चोल पांड्य सत्यपुत्र श्रीलंका यूनानी राजा अंटियोकस और उसके पड़ोसी भूमि पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की बात की गई है? तो ये कहाँ से पता चलता है? अशोक के तीसरे अभिलेख से। देखिए, अशोक के जो 14 वृहद शिलालेख है ना, उनको पहला अभिलेख, दूसरा अभिलेख ऐसा जाना जाता है। तो उन्हीं में से जो तीसरा अभिलेख था उससे ये सारा कुछ पता चलता है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। मतलब एक तो ये हो गया चोल पांड्य सत्यपुत्र, उसके बाद श्रीलंका। ये जो सत्यपुत्र है ना, ये चेरों को बोला जाता था, जो चेर थे ना उनको बोला जाता था। तो ये सब जो है अशोक के तीसरे अभिलेख से पता चलता है। अशोक के किस स्तंभ लेख पर 7 अभिलेख उत्कीर्ण है? तो अशोक के 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं में से किसी एक स्तंभ लेख में 7 अभिलेख जो स्तंभ लेख हैं वो उत्कीर्ण है। तो ये कौन सा है? दिल्ली टोपरा, जो कि पहले टोपरा में स्थित था, फिर फिरोज शाह तुगलक उसको जो है टोपरा से दिल्ली ले आता है। तो इसको दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है 7 स्तंभ लेखों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र
कब प्राप्त हुआ? तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ये कब प्राप्त हुआ? तो 1909 में। मतलब ये जो है ना भारत के अलग अलग लोगों के पास रहा होगा, तो 1909 में ये प्राप्त हुआ, फिर इसके महत्व को जाना गया होगा, फिर इसमें अध्ययन किया गया होगा, तो 1909 में ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रंथों में ब्राह्मणों को भी प्राण दंड देने की अनुमति है? तो यहाँ इस चीज़ को समझिएगा कि जो वेद हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनमें ब्राह्मणों को प्राण दंड दिए जाने का उल्लेख नहीं है। मतलब उनमें ये कहा गया है कि ब्राह्मणों को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता, चाहे उसने कितना ही गंभीर अपराध क्यों न किया हो। तो ये चीज़ है। तो बाकी जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनको प्राण दंड दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को किसी भी स्थिति में प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। प्राण दंड मतलब उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, मारा नहीं जा सकता किसी भी अपराध के लिए। लेकिन कुछ ग्रंथ हैं जो बोलते हैं कि ब्राह्मणों को भी प्राण दंड दिया जाना चाहिए। पहला तो है अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र। दूसरा याद रखेंगे कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति, इसमें बोला गया है कि ब्राह्मणों को भी प्राण दंड दिया जा सकता है। तीसरा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, तो ये जो है ना 3 ग्रंथ, एक तो आप लोग याद रखेंगे अर्थशास्त्र, दूसरा याद रखेंगे कात्यायन स्मृति, तीसरा मृच्छकटिकम। इन तीनों में ब्राह्मणों को भी मृत्युदंड दिए जाने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका है ये। तो भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका किस ग्रंथ से संबंधित टीका है? तो ये अर्थशास्त्र पर लिखा गया टीका है। टीका मतलब क्या होता है? एक सार ग्रंथ, जैसे एक समरी टाइप का, पहले ऐसा लिखा जाता था। तो अर्थशास्त्र पर टीका पूछा जाएगा तो प्रतिपदा पंचिका भट्ट स्वामी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, मगध विजय, शासनकाल के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार करना आदि रोचक जानकारी प्राप्त होती है? तो ये पता चलता है स्थविरावली, मैंने यहाँ लिख दिया है स्थविरावली नामक ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में, किस प्रकार से उसने मगध को जीता, शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो सब इस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में नंद वंश की उत्पत्ति तथा कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उन्हें सत्ताच्युत करने का वर्णन मिलता है? तो किस पुराण से ये जानकारी प्राप्त होता है? तो देखिए, मैंने बताया था कि मौर्यों के विषय में विष्णु पुराण से जानकारी प्राप्त होती है, विष्णु पुराण। इसके अलावा कुछ जानकारी जो है वायु पुराण से भी मिलती है, लेकिन सर्वाधिक जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होती है अगर पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण में ये सारा कुछ दिया हुआ है, किस प्रकार से नंदवंश की उत्पत्ति हुई, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उन्हें सत्ता से हटाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश का पतन किए जाने का उल्लेख मिलता है? तो ये है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक थे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का प्रथम शासक माना गया है? तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन हो सकता है। तो किस ग्रंथ में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का प्रथम शासक कहा गया है? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण जिसने लगभग 11वीं शताब्दी में राजतरंगिणी लिखा, तो उसमें ये लिखता है कि ये जो है अशोक मौर्य वंश का प्रथम शासक था। तो ध्यान रखना, कल्हण की राजतरंगिणी में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का प्रथम शासक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में 400 ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो 400 ग्रामों के समूह को कहा जाता था द्रोणमुख। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, उस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खारवटिक कितने ग्रामों का समूह होता था? खारवटिक, तो खारवटिक जो है 200 ग्रामों का समूह होता था। 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख और 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में ग्राम के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये ग्रामिक कहा जाता था। इसको ना आप लोग अच्छे से याद करना, अलग अलग काल में जो ग्राम का अधिकारी है उसको अलग अलग कहा जाता है, लेकिन ग्राम शब्द उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि मौर्य काल में ग्रामिक कहा जाता है, किसी में गोपति कहा जाता है, किसी में कुछ और कहा जाता है। थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे। तो मौर्य काल में ग्रामिक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ मैंने, आत्वर्षिक नामक अधिकारी
आंतरवशिक, हाँ, आंतरवशिक नामक अधिकारी किस विभाग का प्रमुख होता था? आंतरवशिक, आंतरवशिक नामक अधिकारी ये होता था अंगरक्षकों का प्रमुख अधिकारी। आंतरवशिक अंगरक्षकों का प्रमुख, जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे राजा के, जो सुरक्षा में जो लगे होते थे, उनके प्रमुख को बोला जाता था आंतरवशिक। और इस समय ना जो मौर्य सम्राट होते थे उनके रक्षक दल में महिला रक्षक भी शामिल होती थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, महिला रक्षक, अंगरक्षक भी होती थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में न देकर नकद रूप में दिया जाता था क्या कहलाता था? मतलब अनाज के बदले नकद में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य। ये भी कई बार पूछा गया है, हिरण्य, नकद में दिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अदेव मात्रक भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो अदेव मात्रक भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? ऐसी भूमि जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी और जहाँ खेती करने के लिए वर्षा की भी आवश्यकता नहीं होती थी, उसको बोला जाता था अदेव मात्रक। बहुत ज़्यादा उपजाऊ, जो बिना वर्षा के ही अच्छी फसल देती हो। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। याद रखना, सीता भूमि बोला जाता था सरकारी भूमि को, जो भूमि सीधे गवर्नमेंट के अधीन होती थी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी भूमि अर्थात सीता भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो सीता भूमि, तो इसके जो अधिकारी होता था देखरेख करने वाला, उसको बोलते थे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कौटिल्य द्वारा क्या कहा गया है? तो कौटिल्य सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में विष्ट का क्या अर्थ होता था? विष्ट, तो विष्ट का क्या मतलब होता था? विष्ट ऐसे लोगों को बोला जाता था जिनसे बेगार लिया जाता था, जिनको बंधुआ मजदूर बना करके काम करवाया जाता था। मतलब कि बिना पैसे दे करके किसी से काम करवाना, वो विष्ट कहलाता था। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो दास प्रथा, गुलामी प्रथा, वो विष्ट कहलाता था। तो उस समय ये चीज़ भी प्रचलित थी कि किसी व्यक्ति को आप जो है अपना गुलाम बना सकते हैं और उससे मनचाहा काम करवा सकते हैं। लेकिन वैसी स्थिति नहीं थी जैसे कि हम लोग मध्यकाल में देखते हैं। उस समय ठीक ठाक स्थिति थी, उनको अच्छा से खाना पीना सब कुछ मिलता था, बस उनको पैसे नहीं मिलते थे। अपने स्वामी के घर में रहना होता था और जो भी काम है वो करना होता था, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होता था। तो इसको क्या कहते थे? विष्ट। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर में राधा नहीं है, ये राजा है ये। तो मौर्य काल में भूमि कर में राजा के हिस्से को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर में जो राजा का हिस्सा होता था उसको बोलते थे भाग। भूमि कर में राजा का हिस्सा भाग। मौर्य काल में बलि से तात्पर्य है, तो बलि ये क्या होता था? एक प्रकार का धार्मिक कर होता था बलि। भाग जो है राजा का भूमि कर में हिस्सा, और बलि जो है धार्मिक कर होता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत में सामान्यतः भू राजस्व की दर कितनी होती थी? तो ये होता था 1/6। देखिए, मैंने बताया था कि जब अशोक लुम्बिनी जाता है, मतलब कि गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान, तो वहाँ पर वो जो है भूमि कर को घटा देता है लुम्बिनी के लोगों के लिए, 1/8 कर देता है। लेकिन साम्राज्य के दूसरे हिस्से में सामान्यतः 1/6 भू राजस्व की दर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य प्रशासन में सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई की समुचित प्रबंध को क्या कहा जाता था? तो सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो जो राज्य की तरफ से सिंचाई व्यवस्था होती थी उसको बोला जाता था सूतबंध। क्या बोलते थे? सूतबंध। तो याद रखना, सूतबंध बोला जाता था राज्य की तरफ से सिंचाई व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में हस्तिवन और द्रव्यवन क्या थे? हस्तिवन और द्रव्यवन। तो मौर्य काल में ना 2 प्रकार के वनों का जिक्र मिलता है, एक हस्तिवन, दूसरा द्रव्यवन। हस्तिवन होता था ऐसा जंगल जहाँ से हाथी प्राप्त होते थे, उसको हस्तिवन बोला जाता था। दूसरे प्रकार का जंगल द्रव्यवन, जहाँ से लकड़ियाँ और दूसरे वनोत्पाद प्राप्त होते थे, उसको द्रव्यवन कहा जाता था। उस समय ना हाथियों का बड़ा महत्व था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सोने से बनी मुद्रा को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सोने से बनी मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो सुवर्ण बोला जाता था, सुवर्ण। अगला है,
कर्षापण अथवा पण अथवा धारण किस धातु से बना मुद्रा होता था। तो मैंने बताया कि जो अधिकारी होते थे उनको पण में वेतन मिलता था, 24,000 पण, 12,000 पण, 48,000 पण। तो ये जो पण है इसको कर्षापण भी बोला जाता था, धारण भी बोला जाता था। ये किस धातु से बना हुआ होता था? तो ये चांदी और तांबा से बनता था। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, चांदी और तांबा से ये बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? रूपदर्शक, तो ये जो है इस प्रकार का, ये जो रूपदर्शक है ना, ये जो मुद्रा होता था, जो सिक्के होते थे, उनकी जांच पड़ताल करने वाला अधिकारी होता था। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति सरकार को निश्चित राशि दे करके मुद्रा ढालने का काम कर सकता था। तो जो रूपदर्शक है वो सही माप का है, असली है या नकली है, वो सब देखने का काम रूपदर्शक का होता था। तो ये मुद्राओं का जांच पड़ताल करने वाला अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या होता था? उपधा परीक्षण, तो देखो मौर्य काल में ना जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, तो नियुक्ति से पहले उनका परीक्षा लिया जाता था, टेस्ट लिया जाता था, तो वही होता था उपधा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन किस प्रकार का था? मौर्य शासन, तो मौर्य शासन के संबंध में कहा जाता है कि यह अत्यधिक केंद्रीकृत था। अत्यधिक केंद्रीकृत मतलब जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती थी, तो अत्यधिक केंद्रीकृत बताया गया है। और कई सारे इतिहासकार जो हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए इनके शासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होने को कारण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, मौर्य वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? मौर्य वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की इसने हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग, कब? 184 ईसा पूर्व में, और शुंग वंश की स्थापना की, मौर्य वंश का पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ। मौर्य काल में किस प्रकार के स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था? रूपा जीवा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो रूपा जीवा किसको बोला जाता था? ऐसी स्त्रियां जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, तो उनको क्या बोलते थे? रूपा जीवा। उसके बाद अगला आखिरी क्वेश्चन है, मौर्य काल में ऐसी स्त्रियों को क्या कहा जाता था जो वैवाहिक बंधन में ना बंध कर स्वतंत्र जीवन व्यापन करती थी? तो इस तरह की महिलाओं को बोला जाता था गणिका। क्या बोलते थे? गणिका। जो विवाह नहीं करती थी, स्वतंत्र रह के अपना जीवन यापन करती थी, उनको गणिका बोला जाता था, अथवा इनको वेश्या बोला जाता था। वहीं आज के समय में जो वेश्या हैं उनको मौर्य काल में रूपा जीवा बोला जाता था, आज के समय की वेश्याओं को। लेकिन जो स्वतंत्र महिलाएं थी, जो विवाह नहीं करना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी, उनको वेश्या अथवा गणिका कहा जाता था उस समय। तो ये टोटल मतलब क्या कहेंगे 200 क्वेश्चन थे मौर्य साम्राज्य से। तो 4 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट किया है, तो आप लोग सभी वीडियोस को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे बताइएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो भी आप लोग लिखिएगा, ताकि मैं उसका सही जवाब दे सकूं। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।